बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज भी हमारा साथ देने के लिए और हमें देखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सप्रेसो का एक नया एपिसोड है, एक नई तारीख भी है, नया दिन भी है, 13 दिसंबर सन 2023। और उम्मीद यही है कि आपका दिन आज का अच्छे से स्टार्ट हुआ है। अगर स्टार्ट हो चुका है नहीं तो स्टार्ट कर लीजिए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आज का दिन आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर से आज अनफॉर्चुनेटली हमें आगाज़ करना पड़ेगा। आपको मालूम है पिछली कई अरसे से, अब तो तकरीबन 2 दिहाइयाँ हो चुकी जब पाक फ़ौज मुसलसल बरसरे पैकार है, बल्कि सारे हमारे सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए कल एक अंदोनाक, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें मज़ीद 25 फ़ौजी जवान वतन अज़ीज़ पर कुर्बान हो गए। बहुत अफसोस के साथ ये खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले आपको मालूम ही है, चूँकि कल की सबसे बड़ी खबर यही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मौसर कार्रवाई थी, जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि हमला किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। 27 दहशत गर्दों को भी मारा गया इस मौके पर। ISPR के मुताबिक 11 और 12 दिसंबर की जो दरमियानी शब थी, इसमें ज़िला डेरा इस्माइल खान में बड़े पैमाने पर कुछ मशकूक सरगर्मियाँ मॉनिटर की गई, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली। इस पर दराजिंदा जो इलाका है, यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया गया जिसमें 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। जो जनरल एरिया कराची है, यहाँ पर इंटेलिजेंस पर मबनी एक और ऑपरेशन हुआ जिसमें दहशतगर्दों का जो ठिकाना था उसे तबाह कर दिया गया और 4 दहशतगर्द यहाँ पे मारे भी गए। ताहम शदीद फायरिंग हुई। इसके तबादले में पाक फ़ौज के जवान भी शहीद हुए। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत उन तमाम फैमिलीज़ के साथ है जिनके ये सपूत दुनिया से गए हैं। यकीनी तौर पर कुरान कहता है कि वो ज़िंदा हैं, उन्हें मुर्दा ना कहो, लेकिन फैमिलीज़ का बहुत बड़ा नुकसान है। पाक फ़ौज से हमारा बहुत अफसोस है जिनके ये सपूत शहीद हुए, और फिर पूरी कौम से भी है। ज़ाहिरी बात है, ये हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पे थे। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। कुछ नमाज जनाजा के मनाजिर हैं जब इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। अल्लाह ताला इनकी फैमिलीज़ को भी सब्र दे, इनके दर्जात बुलंद करे। और शहीद का रुतबा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी तमाम तरफ अफसोस और हमदर्दियाँ फैमिलीज़ के साथ है जिनको ये सारा जो मामला है उससे गुजरना पड़ा। आगे बढ़ते हैं जी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गज़ा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी से मुतल्लिक गैर वाजिबुल अमल जो करारदाद है, नॉन बाइंडिंग करारदाद जिसे आप कहते हैं, वो मंजूर कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 193 रुकनी पार्लियामान में 153 अरकान ने करारदाद के हक में वोट किया, जबकि अमेरिका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की और 23 ममालिक के वोटिंग के अमल से जो है वो गैर हाजिर भी रहे। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान जी गजा में जंग बंदी से मुतल्लिक करारदाद के हवाले से आपको अगर बताएं तो उसकी मुखालफत में वोट देने वाले ममालिक में अमेरिका और इसराइल के अलावा चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, उसके अलावा लाइबेरिया है और एक माइक्रोनेशिया है समेत जो कई ममालिक हैं वो शामिल है। साथ साथ ये भी बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है इसमें ये करारदाद सिक्योरिटी कौंसिल की जंगबंदी से मुतालिक जो मुत्तहिदा अरब अमारात की मुजव्वज़ा करारदाद है उसकी नाकामी के बाद मंजूर हुई है। बिल्कुल। और गजा की जो सूरत हाल आपको बता रहे हैं, इसमें ग्वाटेमाला भी शामिल है जिन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की। गजा में इसराइली जारियत आपको मालूम है पिछले कई दिनों से जारी है। अब तक जो शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद है, इसमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की 18,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से इसराइल की एकतरफा हिमायत का सिलसिला भी जारी है। बहुत सीरियस सवाल उठा रहा है ये मामला दुनिया की सुपर पावर के ऊपर कि क्या वो इतना इम्बैलेंस्ड उसके बिलीव्स हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर, औरतों और बच्चों के मारे जाने के ऊपर। वाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान जो अमेरिकी सदर जो बाइडन है, उन्होंने इसराइल की गैर मशरूत गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया और कहा कि हमास को ख़त्म करने तक जो इसराइल की फ़ौजी इमदाद है वो जारी रहेगी। बहरहाल फिल वक्त ये एक हवा का झोंका है। अल्लाह करे ये जंग बंदी हो। द ओनली थिंग दैट वी वांट इज़ कि जंग रुके, औरतों और बच्चों का कत्ल बंद हो। हमारी ये दुआ है। अल्लाह करे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती रहें, आपको बताते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये पहली खबर ज़्यादा बुरी थी, ये खबर तो पॉजिटिव है कंपैरेटिवली। आगे बढ़ते हुए एक अच्छी खबर है, ये आपको दे के देन हम अपने पॉलिटिकल सेगमेंट की जानिब जाएंगे। क्रिकेट के हवाले से कल हमने बात की थी अरमला, कल हम टॉस करा के गए थे, आज हम जिता के आए हैं। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप में कल जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था, इसमें मुसलसल अपनी तीसरी फतह हासिल कर ली है। बिल्कुल, अपने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को बासानी हराकर
सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अंडर 19 टीम ने दुबई आईसीसी एकेडमी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 83 रन से हरा दिया, जबकि अफगान टीम की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए कौमी टीम ने 304 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। ओपनर्स ने 115 रन की जो पार्टनरशिप है वो बनाई। शाहजेब खान ने 79, जमाल हुसैन ने 75 रन बनाए, जबकि रियाजुल्लाह ने 73 रन की जो इनिंग्स खेली। जवाब में अफगानिस्तान की टीम जो है 220 रन के ऊपर ढेर हो गई। बिल्कुल, शुमाइल हुसैन की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी, इस पर उन्हें ऑलराउंड परफॉर्मेंस के ऊपर उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। मैच का ये कुछ मनाजिर भी हैं जो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। पाकिस्तान इज एक्चुअली प्लेइंग ग्रेट, बहुत अच्छा पाकिस्तान खेल रहा है। इससे पहले भारत को हरा चुके हैं हम, तो इससे लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम अपनी फतवात का सिलसिला जारी रखेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो कि हम पहले पूल मैचेस या लीग मैचेस सारे जीतते जाएं और इन दी एंड कहीं खुदा न खास्ता भारत की टीम की तरह कोलैप्स न कर जाए, जैसे भारत के साथ वर्ल्ड कप में हुआ था। अनबीटन इंडियन टीम वर्ल्ड कप के आखिरी मैच के अंदर यानी कि फाइनल के अंदर हार गई थी और टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। खैर, द बेस्ट विशेस पाकिस्तान के लिए। अच्छी खबर से हमने कहा कि थोड़ा सा साथ इसको लेकर चले। पाकिस्तान के सियासी ग्राउंड्स में क्या हो रहा है, सियासत में तो शायद इतनी हलचल नहीं है, लेकिन अदालती मामलात के अंदर काफ़ी हलचल है और जिसका ताल्लुक ऑब्वियसली बिल वास्ता और कहीं बिला वास्ता सियासतदानों से फ़र्क पड़ रहा है। आज की बड़ी खबर में क्या हमारे पास आपको दिखाते हैं। जी, सियासी सूरत हाल की बात करें, इसमें तमाम तर हवाओं का रुख नून लीग की तरफ बज़ाहिर लग रहा है। नवाज शरीफ साहब की ठंडी हवाएं कि गर्म हवाएं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा। नवाज शरीफ साहब की राह में जो रुकावटें थी एक के बाद एक खत्म हो रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जितनी तेजी से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बनाए गए थे उससे भी ज्यादा तेजी से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ी नवाज शरीफ का इंतखाबी सियासत में जो दरपेश आखिरी सजा थी वो भी खत्म हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की जो अपील है उसको मंजूर करते हुए सजा को कलअदम करार दे दिया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। समाअत के दौरान अदालत ने पूछा, क्या नैब ने नवाज शरीफ के जेरे कफालत से मुतल्लिक कुछ साबित किया है? नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इस्तगासा के स्टार गवाह जो वाजिद जिया साहब है उन्होंने इतराफ किया था कि जेरे कफालत से मुतल्लिक कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब अगर आज हम बात करें तो नैब में फिर ये इस्तदा की गई कि अल अजीजिया रेफरेंस को रिमांड बैक कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल, अदालत ने नैब को मेरिट पर दलाइल देने की हिदायत की और कहा कि आपको बताना है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से ये रकम सऊदी अरब भेजी गई। ऐसे केसेस में दस्तावेजी शवाहिद ही होते हैं जिसकी बुनियाद पे केसेस साबित होते हैं। इस वक्त इस्तगासा ने तो कुछ शवाहिद जमा कराए होंगे ना। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस मौके पर कहा कि वाजिद जिया जो बाद में DGFI ये भी लगे, आपको याद होगा, उन्होंने तज्जिया किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। हमारा केस ही वाजिद जिया के अलायंस की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मफरूजे पर तो कभी सजाएं नहीं होती। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ की सजा को न सिर्फ कलअदम करार दिया बल्कि उन्हें बाइज्जत बरी भी किया। यहाँ पर नाज़रीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो नवाज शरीफ को कानूनी महाज पर फतवात के हवाले से है कि ये फतवात उनको उनके पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर किस हद तक हेल्प करेंगी। अवामी राय आमा इससे कदर मुख्तलिफ हो सकती है। अवाम में शायद अभी तक ये सेंटिमेंट मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे, उन्होंने कोई जुर्म किया है, लेकिन अदालतों से, उन्हीं अदालतों से जिन्होंने उन्हें सजाएं दी थी, उन्हीं अदालतों से अब उनको रिलीफ मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक बात कहने में कोई आर नहीं है कि उन इदारों की कारकर्दगी पर ज़रूर सवाल होना चाहिए जिन्होंने पहले इनको कन्विक्ट किया, चाहे वो है चाहे वो नैब है, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए या उस वक्त के उनके जिम्मेदारान से पूछा जाना चाहिए कि जो शख्स उस वक्त बुरा था वो आज अच्छा कैसे हो गया, या उस वक्त गलत था या आज गलत है, ये फैसला होना। तो ये जरूर कम से कम पूछा जाना चाहिए ताकि आइंदा मुल्क जिस नहज पे पहुंचे अरमला हसन वो ना पहुंचे। मुल्क ने बहुत सफर किया सारी सिचुएशन के अंदर। बहरहाल अदालत का फैसला है, इट मस्ट बी रिस्पेक्टेड और अदालत ने फैसला दिया है। अब अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में एक 9 रुकनी लार्जर बेंच है, उसने एक और अहम मामले की समाअत की है। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई जुल्फिकार अली भुट्टो केस के हवाले से। चीफ जस्टिस ने कहा कि इतने लंबे अरसे तक केस दोबारा फिक्स न होने पर बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं माजरत चाहता हूँ। समाअत के दौरान दलाइल भी दिए गए और आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने हुक्मनामा जारी किया, ये लिखा कि सदारती रेफरेंस पर दोबारा समाअत जनवरी में की जाएगी और रोजाना की बुनियाद पर यह समाअत होगी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो सदारी
रेफरेंस है उसके हवाले से कहा गया कि क्या 44 साल बाद तारीखी गलती को सुधारा जाएगा या सुधारा जा सकता है। आई बिलीव सुधारा जा सकता है। अगर अदालत ने गलती की है इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसको सुधारा जाना चाहिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब सीनियर तजियाकार मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और काफ़ी दिनों बाद आज हम आपसे तजिया लेने वाले हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये जो अभी हम मामला देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के केसेस को लेके, जो रुकावटें हैं एक के बाद एक वो ख़त्म होती चली जा रही हैं और जो लग रहा है कि इंतखाबी जो मुहिम है या इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से जो भी दरपेश मसाइल थे नवाज शरीफ साहब को, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो कुछ अब हो रहा है, जो पहले हम ये पाकिस्तान में जो अदलिया का निज़ाम है या अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, उसको जो है बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। पहले तो ऐसा मालूम होता था चंद साल पहले जब नवाज शरीफ साहब को हटाना था तो ऐसा लगता था कि जितने भी केसेस थे उनके सजाएं होती चली जा रही थी, और अब जो है बिल्कुल जैसे हवा जो पलटी है, सियासी फिजा बदली है, तो उसके बाद अब लगता है कि सारे केसेस एक एक बाद दिगरे खत्म होते जा रहे हैं। वही नैब के जो वकला जो कि पहले केस लड़ रहे होते थे, जबकि अपने सबूत फराहम कर रहे थे, बकौल वो सबूत थे, अब जो है ऐसा मालूम होता है कि उनको अब नजर आने लगा है कि जितने भी केसेस बने थे वो सब के सब जो मफरूजों की बुनियाद पर बने थे। तो ये एक ऐसा तमाशा है हमारे मुल्क के उस पे कि एक वक्त में किसी को अगर हटाना होता है तो उस पर केसेस भी बनते हैं, उसके ऊपर जो है वो इल्जामात भी लगते हैं, सब कुछ होता है, उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। जब उसके ताल्लुकात बेहतर होते हैं एस्टेब्लिशमेंट से तो बिल्कुल ही जो है सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जो कि हम नवाज शरीफ साहब के केस में देख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में यही होता रहा है। एक ऐसा लगता है कि म्यूजिकल चेयर है। पहले अब जो है जो अब इमरान खान साहब के साथ भी वही हो रहा है जो कि पहले नवाज शरीफ के साथ हो रहा था कि अब उन पे केसेस की भरमार है। अब देखते हैं कि ये वक्त कैसे पलटता है, फिर वही जजेस और वही जो है नैब के हाकिम वो किस तरह से जो उन फैसले के खिलाफ अपने जो है फैसले देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हम दोनों केसेस का मवाजना करते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब पे कोई बात जाहिद साहब मौजूद थी भी तो वादी और नज़र में जब कल अदालत ने भी पूछा कि क्या आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं फराहम किए गए और ये कहा गया कि जी मफरूज़ों की बेस पे ये केस बनाए गए थे और शायद किसी का ख्याल था कि ये ऐसा है और फिर उसकी बुनियाद पर फैसला हुआ, जिस पर अदालत ने मैंशन भी किया कल कि क्या मफरूज़ों की बुनियाद पर किसी को सज़ा हो सकती है और वो भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन दूसरी जानिब हम जिन केसेस का कंपेरिजन कर रहे हैं जनरली बीइंग ऑन द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे साइफर केस है या जैसे तोशाखाना केस है, वो बड़ी क्लियरली हम उसमें देख सकते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ एम्बेजलमेंट्स मौजूद हैं, वो इंटेंशनल हैं या अनइंटेंशनल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मसाइल मौजूद हैं। तो क्या इनका कंपैरिजन ठीक है दोनों केसेस का? एक तरफ जहां दस्तावेजी सबूत नहीं है अगर केसेस हैं भी, और एक जानिब जहां पे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, आपने अपने असासे छुपाए हैं, दिखाए नहीं हैं इलेक्शन कमीशन को। लेकिन यही बात आप उस वक्त भी कह रहे होते हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दस्तावेज भी मौजूद थे। यही जो है आप जो प्रोग्राम्स में यही जिक्र होता था कि कितने जो है 10 जिल्दें भी बनाई गई थी जिसमें तमाम इल्जामात की तफसील भी थी। तो मसला ये आता है कि ये तो अब जो आप कह रहे हैं कि अब जो केसेस है उसमें बहुत सारे सबूत है, तो मुझे देखना ये है कि चंद सालों बाद जो है यही जो है फैसले किस तरह से तब्दील भी होते हैं। लेकिन ये फैसले जो है आप मुझे बताइए कि मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, ये कोर्ट का फैसला, लेकिन ये जो है जज साहबान को यही पूछना चाहिए था कि इसी कोर्ट के किसी और जज ने इनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब को सजा भी दी थी। मसला ये आता है कि अब ये बताएं कि जो है ये वो उस वक्त जो है अगर मफरूजों की बुनियाद पर बनाया गया था तो उसके मुतालिक क्या बात हो रही है, उसके मुतालिक उस जज के मुतालिक क्या कोई फैसले हो रहे हैं। इसी तरह से जो आप बात कर रहे हैं कि अब इनके खिलाफ सॉलिड सबूत है, आप कैसे कह सकते हैं सॉलिड सबूत है? इसी तरह से केस बनते हैं जैसे हमेशा बनते रहे। हर हुकूमत जो जाती है जिसके खिलाफ एक मवाद इकट्ठा किया जाता है और वो जो है फिर हम देखते हैं यही अब आप पिछले 30 साल में देखेंगे यही हो रहा है इस मुल्क के साथ, बिल्कुल यही हो रहा है। पहले 1990 की दहाई में कभी बेनजीर साहब को खड़ा कर दिया जाता था, उनको सजाएं हो जाती थी, कभी नवाज शरीफ को सजा हो जाती थी, फिर उस पर दोबारा इख्तियार में आते थे, सारे केसेस धुल जाते थे। तो मेरे ख्याल ये सिलसिला जो है खत्म होना चाहिए। इस मुल्क से जो खिलवाड़ हो रहा है एक लिहाज से कि जो है यही जुडिशरी
ये कुछ सवाल पूछा जाए कि ड्यूटी ने फिर सजा कैसे दी थी? अगर ये सारे केसेस गलत थे, फिर ये भी सवाल पूछना चाहिए कि नैब ने इतने बड़े बड़े जो है केसेस कैसे बनाए थे? मतलब सवालात तो होने चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, दूसरी जानिब ये जो हम अदालतों से रिलीफ की बात तो कर रहे हैं, जो इनको रिलीफ दिया जा रहा है, उनकी राह में जो भी रुकावटें थे दूर हो रही हैं, लेकिन अब दूसरी जानिब इंतखाबात को लेके पब्लिक इंटरेस्ट भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पब्लिक क्या राय रखती है इस हवाले से? जो पार्टी की परफॉर्मेंस है या नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, अब जो भी मामलात हैं, अब पब्लिक की भी तो राय उतनी ही इंपॉर्टेंट है इंतखाबात के अंदर। सो हाउ डू यू सी कि ये नून लीग जो है इंतखाबात के अंदर अवाम को किस हद तक अभी अपने बयानियों को लेकर सेटिस्फाई कर पाई है या कर पाएगी? देखिए, जरूरी है कि इलेक्शन होने चाहिए, आवाम की राय बननी चाहिए और आवाम की राय से भी हुकूमत मुंतखब होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है, जरा खुद नवाज लीग को भी सोचना चाहिए कि जब उनके साथ हो रहा था तो वो बहुत श्योर करते थे, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं कि इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, लेकिन किस किस्म के इंतखाबात हो रहे हैं? आप बताइए कि कहाँ पे ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को तो आप उसको तोड़ फोड़ के बराबर करते हैं ताकि एक लेवल, एक ऐसी फील्ड मुहैया हो जो कि किसी अब दूसरी जो एक फेवरेबल पार्टी है उसके लिए राह हमवार की जाती है। यही अब हो रहा है, पहले यही हुआ था, 2018 में यही हुआ था, और अब जो है वो एक खाली ये जो कैरेक्टर्स हैं वो तब्दील हो जाते हैं। वो कैरेक्टर जो कि पहले एस्टैब्लिशमेंट के नूर नजर होते थे, आज वो जेलों में बंद है, और इसी तरह से जो पहले अताब का निशाना थे, आज वो एक लिहाज से मंजूर नजर। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस केस भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आसिफा भुट्टो की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर है। उनका ये कहना है कि एक संगीन गलती को सुधारने का बड़ा अहम मौका है, और मेरे ख्याल में इसमें हर्ज भी नहीं है, अगरचे कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब तो वापस नहीं आ सकते, वो तो को तो सजाए मौत दे दी गई थी, लेकिन कोई हर्ष नहीं है अगर उस वक्त की गई गलती को सुधारा जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, इस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उठाया और ये मैं अपने इंट्रो में भी बात कर चुका हूं कि फिर उन इदारों या उन इंडिविजुअल्स का क्या है जिन्होंने ये इस किस्म के केसेस पहले बनाए हैं और उन्होंने मुल्क का सारा निज़ाम उन फैसलों ने धर्म भरम किया। वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ आवाम जानते हैं, लेकिन निज़ाम बहरहाल मुतासिर हो गया, शख्सियात के ऊपर कीचड़ उछाला गया, पार्टीज डिस्टर्ब हो गई। एज यू सेड, अब भी ऐसा हो रहा है। उन शख्सियात को भी क्या आपको नहीं लगता इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए जिन्होंने ये किया सब कुछ? देखिए, अब ये तो ठीक है, जो कुछ होता रहा मुल्क में हमारे सामने है। जो जुल्फिकार अली भुट्टो के मुताबिक जो बात आई थी कि वो जुडिशियल मर्डर था, एक मिलिट्री गवर्नमेंट के तहत इनको सजा दी गई थी, और जिस तरह से जो है पूरी जो जुडिशरी को मैनिपुलेट किया गया था वो भी हमारे सामने मौजूद है। वो हिस्ट्री का एक हिस्सा बन के आ गई है। लेकिन बात ये आती है कि ये नहीं है कि आप किसको सजा देते हैं, किसको नहीं देते हैं। आज ये कोर्ट जो है बैठी है, अच्छी बात होती है कि जो है वो उस चीज़ों की तरफ जाया जाए जहाँ पे गलतियाँ हुई, और जिस तरह से हुआ है इसमें ये बात सही है कि जुल्फिकार अली भुट्टो वापस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक तारीख के लिए जरूरी होता है कि उनको फिर वैलिडेशन होनी चाहिए उनकी। लेकिन अब मसला ये आता है कि अब ये निज़ाम का असल जो हमारा मसला है, निज़ाम की बात आती है। निज़ाम जो है वो पूरा हमारा इसी किस्म का है जिसमें हम देखते हैं कि सजाएं दी जाती हैं। उस पर उसी ज़माने में जब जुल्फिकार अली भुट्टो के केस चल रहा था तो उसको बताइए कि वही अखबार जो है कितनी बड़ी बड़ी बैनर लगाते थे कि जो ये किया था उन्होंने, ये किया था, ये किया था, और अब तारीख बदलती है तो फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है सूरत हाल। अब ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। अब ये तमाशा जो है हर रोज होता जा रहा है। ये चलिए ठीक है, इस केस के मुताबिक जो है वो कोर्ट अपना फैसला दे देगी कि वो क्या तारीखी गलतियां हुई, हालांकि उसमें सबको पता है कि क्या क्या कुछ होता रहा। लेकिन अब ये सवाल सबसे पहले होता है कि अब आज जो अदलिया में जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? क्या वो सही तरीके से जो है फैसले हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा अहम सवाल बन के आता है, जिस मुल्क के एक लिहाज से जो है ये कोई किसी मुल्क के लिए जरूरी होता है कि उसके अदल का नाम होना चाहिए। तो जाहिद साहब, क्या उन इदारों और खासतौर पे उनके सरबराहान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे ये सिलसिला रुके? यहाँ पे अदालत कर सकती है? कौन करेगा? आप मुझे बताइए कि अब जो है पहले हम तारीख की तरफ से जा रहे हैं, लेकिन जो आज जो कुछ हो रहा है उसके मुताबिक भी तो आगे कुछ लिखा जाए, उसके मुताबिक भी तो फैसले होंगे आगे चल के। क्या ये फैसले नहीं होंगे कि किस तरह से लोगों को पकड़ के लाया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है, फिर उसके बाद टेलीविजन पे बैठा के उनपे जो है उनके बयानात लिए जाते हैं? तो मुझे बताइए कि जो अब जो कुछ हो रहा है वो किस तरह जस्टिफाई है? तो आपके टेलीविजन में बैठ के लोगों को आप इंटरव्यू करते हैं, वो आप बताइए मुझे कि वो उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी?
तो आपको नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हो सकती है? ठीक है जावेद साहब, नहीं, पहले तो अपनी तारीख आज से दुरुस्त करें। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, आज बिल्कुल। दुरुस्त करें। बात ये कि आप 10 साल बाद 20 साल बाद कहें कि वो फलाना फलाना गलत हुआ, तो वो चीज वो फिर काम की चीज नहीं होती। आज आप में से कोई बोल रहा है कि जो है आज आपको किस तरह से टेलीविजन के प्रोग्राम होते हैं, वो आप मुझे बताइए कि आगे चल के मौर्रिख क्या लिखेगा इसके बारे में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। जाहिद साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद हुसैन साहब सीनियर तज्जियाकार बड़े अहम नुक्ते की जानिब इशारा कर रहे थे। एक तो उन्होंने कहा कि तारीख हमें बताती है कि हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज हम इस नहज तक पहुंचे हैं। आज से अपनी तारीख दुरुस्त करना होगी, कम से कम अगली आने वाली नस्ल तो ना कोसे। और इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता कि जिन्होंने इससे पहले बुरा किया उनको निशाने इबरत बनाया जाए, बट इसे कौन बनाएगा? स्टिल यू नो देयर इज अ क्वेश्चन, इस पर हम बात करते रहेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारा सेगमेंट साइंस एंड टेक, उस पर बात करने का। उम्मीद तौर पर हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली साइंस की बात करते हैं, लेकिन आज कुछ सीजनल फ्रूट्स को लेकर इब्ने फाजिल साहब से गुफ्तगू हो रही है। यूजुअली वो आ जाते होते हैं जब कोई सीज़न बदलता है और सीजनल फ्रूट्स के ऊपर मुसलसल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आरा अपनी देते रहते हैं। आज के हवाले से अमरूद के ऊपर इनफेक्ट बात हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और आजकल सीज़न है अमरूद का। पिछले 2 सालों में हमारी कोशिश रही है कि जिस चीज़ का सीज़न चल रहा हो तो हम इब्ने फाजिल साहब को मदऊ करते हैं। और काफ़ी अर्सा हुआ हमने इब्ने फाजिल साहब को मदऊ इस हवाले से नहीं किया कि ये जो सीज़न में जो मुख्तलिफ फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ हो रही होती हैं, इनकी वैल्यू एडिशन के हवाले से या घरेलू सतह पे इनकी क्या अफादियत है, इनको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे महंगी चीज़ों से निजात हासिल की जा सकती है, यानी महंगाई से कैसे निपटा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें इब्ने फाजिल साहब बताते हैं। और आजकल अमरूद का वैसे सीज़न है, तो बहुत शुक्रिया सर। आजकल मैं जाता हूँ, जब घर जा रहा होता हूँ तो रेडियो पे अमरूद काफ़ी वाफर नज़र आता है। क्या किया जा सकता है अमरूद के बारे में? सर अमरूद खाने के अलावा अमरूद खाया जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले तो जितना उसको खाया जा सकता है उतना खाया जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है। ठीक है, विटामिन सी का ख़जाना है वो। ठीक है। मतलब आप समझते होंगे कि किन्नों में सिट्रस फ्रूट में ज़्यादा है, लेकिन सिट्रस फ्रूट से इसमें ज़्यादा होता है अमरूद में। कम से कम 2 गुना से 3 गुना तक विटामिन सी इसमें होता है। उसके अलावा इसमें पोटाशियम, आयरन और फिर फॉलिक एसिड एंटी जो है आपके जो एंटी एजिंग कंपाउंड जो है फाइटोकेमिकल्स, तो वो बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है। यानी कि आगे जाके वैसे मैंने उसके अंदर जो कीड़ा होता है उससे भी सवाल पूछा। हाँ, वो कीड़े का भी हम बात करेंगे। और अमरूद जो है बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। और सबसे बड़ी इसमें जो खूबी वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर जो बीज है वो भी हम साथ खाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के नहीं खा सकते, तो ये हमारे लिए जो निज़ाम के लिए बहुत मुफीद होती है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी इसकी वैल्यू एडिशन की अगर बात करें, आजकल अबंडेंस है और सोर्स के ऊपर हमने विजिट किया लास्ट वीक में, तो 30 रुपये इसका रेट था। ठीक है। और जो बहुत अच्छी क्वालिटी का था वो 40-50 रुपये किलो था। तो जो लो क्वालिटी है, फ़र्ज़ करें जो मार्केटेबल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी 30 रुपये किलो अगर है तो वो भी मतलब उसको बेचना भी मसला है। तो उसको हम वैल्यू एडिड चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। और इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वैल्यू एडिशन के लिए, उसकी पल्प बनती है। ओके। एक छोटी सी पल्पिंग मशीन होती है, आपने साफ सुथरे धोए हुए अमरूद काट के उसके अंदर डालने। ये पल्पिंग मशीन पाकिस्तान में है? हाँ, अवेलेबल है। बड़ी मतलब लो कॉस्ट है। और ये डोमेस्टिक लेवल पे भी आपको मिल जाएगी और ये कमर्शियल लेवल पे भी मिल जाएगी। उसके अंदर से क्या होगा कि बीज जो है वो अलहदा हो जाएंगे और जो उसका जो आप कह लेंगे जो पल्प उसको हम कहते हैं, जूस की शक्ल में एक गाढ़ा सा जूस है वो उसमें से निकल आता है। सबसे पहले तो वो जो है उसको आप एज इट इज़ भी फ्रीज कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं बाद में इस्तेमाल के लिए। ये घर के लिए आप कह रहे हैं? हाँ जी, घर के लिए। अच्छा, कमर्शियली फिर ये है कि इसी से ही बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। यानी इसको कंसंट्रेट कर लिया जाता है, इसको गाढ़ा करके, जैसे खोया नहीं हम दूध का बनाते हैं तो उसको गाढ़ा कर लिया जाता है, वो भी उसको भी प्रिजर्व करके उसको आज मार्केट किया जाता है। उसके बाद फिर इसी से जैम बनते हैं, इसी से जेलीज बनती हैं पल्प से। ठीक है जी। उसके बाद फिर फ्रूट लेदर इसका बहुत मज़े का होता है, बहुत ज़बरदस्त शानदार। इसके अंदर आप थोड़ी सी चीनी नमक वगैरह ऐड करके उसको ड्राई करते हैं तो उसकी लेदर की शक्ल बन जाती है, वो बहुत मज़े का होता है। यानी ये ब्लेसिंग है वो। अगर हम जो बच्चों में कैंडीज़ का और इसका रिवाज है, अगर ये हम उसको रिप्लेस कर दें तो उनके लिए टेस्ट का भी बहुत ज़बरदस्त उसमें है सामान, और उसके अंदर ज़ाहिर है न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसमें सारी प्रिजर्व हो जाती। तो उसके अलावा फिर आगे इसकी ब्यूटी के अंदर यानी जो है उसमें भी इसका इस्तेमाल है। जो रेड हमारा होता है, आपने देखा है गवा, उसका अगर हम पाउडर स्किन के लिए उपटन शुपटन के लिए यूज़ करें, बहुत कमाल चीज़ है।
यानी उसके अंदर लाइकोपीन होता है जो उसका कलर है, और उसको पाउडर जो है उसको उपटन के अंदर मिक्स करके आप, तो वो बहुत शानदार जो एक्नी के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए और उसके लिए शानदार चीज़ है। तो इसी तरह जो बीज हैं इसके वो लेदर से इस्तेमाल हो सकते हैं, वो स्क्रब उसका बन सकता है, फिर उसकी फीड बन सकती है यानी जानवरों के लिए। तो मतलब ये है कि ये हर लिहाज से ज़बरदस्त पैकेज है, इसको खाएं भी और इससे फ़ायदा भी उठाएं, वैल्यू एडिशन भी हर तरह अच्छा, की। इसकी दो तरह के होते हैं ना, एक तो बहुत लाइक पक्के होते हैं और एक कच्चे होते हैं। कच्चों की भी अपनी क्रेविंग होती है, तो वो मतलब उनका कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं, कोई नुकसान तो नहीं है, जाहिर है जब पकते हैं तो उसमें शुगर कंटेंट हाई हो जाता है, सुक्रोज या मीठा हो जाता है वो, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, हाँ वो कुछ भी नहीं, उसमें कोई मसला नहीं, उसको खाने के अंदर कोई इशू नहीं है ऐसे उसमें। लेकिन ये है कि जब हम उसकी वैल्यू एडिशन में जाएंगे, पल्पिंग करेंगे, तो वो फिर हमें पके हुए चाहिए। और ये जो कीड़ा वगैरह होता है ये पके हुए में होता है? कीड़ा तो अगर आना होता है, ये बेसिकली ये फ्लाई होती है, एक मक्खी होती है, उसके ऊपर बैठती है, डंग मारती है समझ लें, या वो छोड़ती है। अच्छा, तो उसके वो बाहर से ये पेनिट्रेट करता है अंदर स्किन में, वो जैसे ग्रो करता है, तो फिर इसके अंदर, लेकिन वो जाहिर है कि वो कच्चे में तो वो पनप नहीं सकता ना, तो पके हुए में वो फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर कोई कच्चे अमरूदों का शौकीन है तो वो तो इस मामले से निकल। हाँ नहीं, उसके वो एग शेक तो होंगे ही ना उसमें, अगर वो उसने अपना काम किया हुआ है फ्लाई ने, तो फिर कुछ ना कुछ उसके आसार होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो पकता जाता है फिर वो, लेकिन आजकल मतलब है थोड़ा सा ये केयर करते हैं लोग ना इसको, तो वो फ्लाई से बचा के प्रॉब्लमेटिक भी है, यानी इसका नुकसान, ये जो कीड़ा होता है नहीं उसका क्या नुकसान है, प्रोटीन ही है ना आप खा लेते हैं। अच्छा, ये इसका मतलब ये डाइजेस्ट हो जाती है, जमालियाती मामला है। हाँ ये सिर्फ कराहत का ही वो इशू है, अदरवाइज तो उसमें कोई इतना मसला नहीं ना उसका। ज़बरदस्त। इब्न फाज़िल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप जब भी आते हैं तो एक नई जिहत जो है वो हमें देते हैं सोचने के हवाले से। तो नाज़रीन, ये जो अमरूद के अंदर कीड़ा है, इसको अब मैंने किसी और ज़ाविया निगाह से देखना है, इससे पहले मैं किसी और नज़र से देखता था। तो अमरूद के हवाले से या किसी भी फल या फ्रूट के हवाले से या सब्ज़ी के हवाले से उसको महफूज किए जाना तारीख़ में बिल्कुल एक नॉर्मल बात रही है। गोश्त तक को महफूज किया जाता था और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लिया जाता था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि गुर्बत की एक वजह जो थी, एक तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, एक होता है कि आज की जो जदीद दुनिया है इसमें शायद गुर्बत की बड़ी वजह जो है वो इल्म की कमी है और अमल की कमी है। और पाकिस्तान के अंदर इल्म की कमी और अमल की कमी बहुत ज़्यादा वाफर नज़र आती है, और इसी को आप को रिलेट कर लें गुर्बत के साथ। अगर इसकी तरफ आप जाएंगे, इल्म और अमल की तरफ, तो गुर्बत ऑटोमेटिकली कम होती है। कम से कम इंडिविजुअल सतह पे आप अपनी ज़िंदगियों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपकी मुलाकात हम एक्सप्रेसो हीरो से करवाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स में पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। वर्ल्ड एमएमए चैंपियनशिप 7 से 10 दिसंबर तक बैंकॉक थाईलैंड में मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी एथलीट्स आसिम खान ने 56.7 किलो और शाहजेब खान ने 83.9 किलो जो कैटेगरी है उसमें पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप में 38 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और हमारे ये 2 हीरोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनको ये मेडल जीतकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके कैसा लगा। बिल्कुल, आसिम खान और शाहजेब खान दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत मुबारकबाद और दोनों को बहुत खुशामदीद एक्सप्रेसो के अंदर। आसिम एंड शाहजेब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत खुशी हमें हो रही है आपसे बात करते हुए। सबसे पहले आसिम आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने न सिर्फ इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बल्कि पहली दफा हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ 38 कंट्रीज 38 ममालिक में से आप ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर आए पाकिस्तान के लिए। कैसा फील हो रहा है आसिम? फील तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा पहले से ही हमें ख्वाब था कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और ये बहुत हमारे लिए फख्र की बात है कि हम पहली मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने पार्टिसिपेट की और वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल 38 ममालिक में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल वहाँ से लेकर आए। और ये पहली मरतबा इस तरह हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट बहुत कम है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपको इतनी अचीवमेंट मिलना ये हमारे फख्र की बात है। डेफिनेटली हम सबके लिए बहुत फख्र की बात है। आसिम, शाहजेब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, ये हिस्ट्री क्रिएट करके ऑब्वियसली इसमें मेडल जीतना, जिस तरह आसिम कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ी फख्र की बात है, डेफिनेटली आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है। कैसा लग रहा है आपको?
बिल्कुल, हमें बहुत ही प्राउड फील हुआ एज अ पाकिस्तानी, जिस तरह हमने वहां पर परफॉर्मेंस दी स्पेन यूएसए से जीतकर, और तारीख में मेरे ख्याल से अमेरिका से कोई नहीं जीता पाकिस्तानी, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मैं ही हूँ जिसने यूएसए को शिकस्त दिया, और मुझे बहुत ही फख्र था उस टाइम, बहुत ही फख्र हुआ एज अ पाकिस्तानी कि मैंने इतनी बड़े प्लेटफॉर्म में और इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बुनियादी तौर पर शाहजेब वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप दीगर प्लेयर्स के ऊपर हावी रहे, बेहतर खेले? क्या आपकी ट्रेनिंग उनसे ज़्यादा अच्छी थी? क्या आपका जज्बा जुनून उनसे बहुत अच्छा था, या आपकी फिटनेस लेवल इतना अच्छा था, टेक्निकली स्ट्रांग थे? कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप समझते हैं, खासतौर पे आपने यूएस का रेफरेंस दिया कि उनके प्लेयर से भी आप जीते, कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको जिताया, आपको लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलराउंडर थे और अल्लाह के करम से जीते, और ना उनसे जीतना तो नामुमकिन था, क्योंकि उन्हीं के इजाद किए हुए गेम्स ही हैं जो कि मिक्स मार्शल आर्ट है। यूएसए इसमें टॉप पर है, ये स्पेन, मुमालिक यूरोप हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली फाइट जो मैंने की वो स्ट्राइकिंग से की, स्ट्राइकिंग से जीता मैं, और दूसरी फाइट जो मैंने की वो यूएसए का जो था वो टॉप रेसलर था। अच्छा, फाइट टाइम वो स्टेट चैंपियन था। उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब ऊपर स्टैंडिंग में खराब किया और फिर लोग ने उसको बसाया। तो इसको हम, आसिम आप बताइए, क्या इस फतह को हम अपसेट फतह कहेंगे टूर्नामेंट के अंदर, या आप लोग ऑलरेडी फेवरेट्स में थे? नहीं, हम लोग ये असल में ये थी ना कि पहली फाइट जो थी मेरी किर्गिस्तान के साथ थी। अच्छा, वो सेकंड फाइट थी वो थाईलैंड के साथ थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन की, मगर मेरी मेडिकल इशू की वजह से मैं सेमीफाइनल ना खेल सका। ओके। तो मेरा जो टारगेट था वो फाइनल था गोल्ड पे, मगर इस पे भी हमें खुशी अदा करनी चाहिए कि जो करते अल्लाह बेहतरी के लिए करते बेशक अल्लाह बेहतरी के लिए करते हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली 38 कंट्रीज के लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो उनके यहाँ पे, या हम थाईलैंड की बात करें या दीगर कंट्रीज की बात करें, एमएमए बहुत एक डेवलप्ड किस्म का स्पोर्ट है। पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी एथलीट आपको कैसा लगा कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है या प्रैक्टिस है या टेक्निक्स हैं वो उनके कंपैरेटिवली कितनी बेहतर थी? शाहजेब आप बताइएगा इस हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्निक और मतलब टेक्निक से तो हम उनसे नहीं जीत सकते थे, क्योंकि टेक्निक में तो बहुत आगे थे। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे उस्ताद ने हमें जिस लेवल की ट्रेनिंग कराई थी उसकी हमने अच्छी तरीके से यूज किया, अल्लाह ताला ने हमसे करवाया। तो उसी चीज में हमने जो उसी के माहिर थे अल्हम्दुलिल्लाह उसी के अंदर हमने उनको शिकस्त दी। तो क्या कोई देसी दाव लगाया आपने, कोई देसी गेम चलाई आपने? उस्ताद ने कहा था अगर वो ये करे तो तुम ये करना? जी जी बिल्कुल ऐसी ही था, क्योंकि हमने अपने लिए देसी अखाड़े भी बनाए हुए हैं। अच्छा। जो मिट्टी होती है जो पुराने सैकड़ों सालों से चलती हुई आ रही है हमारे, तो उसी में हम ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद मेट्स भी है हमारे पास, दोनों मतलब इधर भी उधर भी दोनों जगह हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी इस गेम की कॉम्पोजिशन हमें बताइए। शाहजेब आप तो बात करें, आसिम आप बताइए ये गेम की कॉम्पोजिशन क्या है? आई मीन ये रेसलिंग या बॉक्सिंग और फिर मार्शल आर्ट्स, उन सब का एक मजमुआ लगती है मुझे, मेरे इल्म के मुताबिक। लेकिन आप प्लीज हमें बताइए इसकी कॉम्पोजिशन क्या है इस खेल की, बाकी स्पोर्ट से, फाइटिंग स्पोर्ट से कैसे मुख्तलिफ है ये? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखें बॉक्सिंग में सिर्फ बॉक्सिंग होता है और किक बॉक्सिंग में सिर्फ किक बॉक्सिंग, इसमें सब मिक्स हो जाता है। इसमें ग्रेपलिंग भी आती है, रेसलिंग भी आती है, स्टैंडिंग भी आती है, बॉक्सिंग भी आती है, स्ट्राइकिंग, सब मिक्स हो जाता है। ओके। आप चाहे, क्योंकि अब मैं अगर बॉक्सर हूँ, मैं सिर्फ बॉक्सिंग करूंगा तो वो मुझे नीचे लेके जाएगा, ठीक है, मेरे साथ ग्राउंड गेम करेगा, मुझे लोक लगा देगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट और बहुत मुश्किल है। इसको कहते हैं मिक्स मार्शल आर्ट। ओके ओके। ये बाकी गेम आप सिर्फ अगर बॉक्सिंग पे जाए तो आप सिर्फ बस स्टैंडिंग पे गेम करोगे, उस पे फोकस करोगे। इसमें आप सब चीज पे फोकस करते हो। ओके। आम जिंदगी में कभी काम आई मार्शल आर्ट्स? आम जिंदगी में नहीं, इस्तेमाल नहीं किया, कभी सोचा नहीं किया। शाहजेब आप बताएं, आपने इस्तेमाल किए दोस्तों में किसी को डराने के लिए, गली मोहल्ले में ऐसे कि मुझे मिक्स मार्शल आर्ट्स का मैं प्लेयर हूं? तो कोई आता ही नहीं होगा इनकी तरफ तो। नहीं, उससे पहले हम इस्तेमाल करते थे। जब क्लब गए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ पर हम अच्छे तरीके से यूज करते रहे। यकीनी तौर पे जो खेल है वो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाता है, वो आपको मजीद बेहतर इंसान बनाता है, इसमें कोई शक नहीं, ग्रूम करता है। अच्छा, जो नए खेलने वाले हैं, आप तो माशाल्लाह आप चैंपियंस हैं, आप तो नेशनल टेलीविजन पे हैं, नेशनल टाइटल जीत के आए हैं इंटरनेशनल, तो आपको तो अल्लाह ने यकीनी तौर पे वो मुकाम दिया है, इससे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं आप, लेकिन आपकी मेहनत आपको यहाँ तक लाई है। जो नए आने वाले हैं, एक तो आप एमएमए में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और क्या नए प्लेयर्स को खेलना चाहिए? अच्छा खेल है, मुस्तकबिल में नाम रोशन कर सकते हैं और फाइनेंस भी कर सकते हैं खुद को।
बिल्कुल ये लोग जिस तरह आए हुए नए लड़के, जिस तरह ये नए जनरेशन है, ये जिस तरह ऊपर आ रहे हैं, इंशाल्लाह इनको अगर प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आगे। और ये लोग पाकिस्तान का फ्यूचर है, क्योंकि इनको अगर अभी सपोर्ट नहीं किया, प्रमोट नहीं किया, तो ये लोग मायूस होके कोई मतलब हर किसी की अपनी मजबूरियां होती है, घर काम वगैरह, तो ये लोग मजदूरी में बेचारे लग जाते हैं, तो इनका कैरियर खत्म हो जाता है। सो इनको अगर कोई बड़े बड़े स्पॉन्सर ना मिले, बड़े ब्रांड्स ना मिले, तो ये मुश्किल है कि ये लोग पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट कर सके। बिल्कुल ठीक है। आसिम आप बताइएगा, अभी इस सारे जर्नी के अंदर अभी तक आपको फेडरेशन की कितनी हेल्प रही या मुआवनत रही, या स्टेट ने आपके साथ कोई सपोर्ट किया? चूंकि अब स्पॉन्सर्स की हम बात वैसे भी कर रहे हैं, तो क्या ओवरऑल आपका ये सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो फेडरेशन की तरफ से हो या स्टेट की तरफ से हो? फेडरेशन का तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर जुल्फिकार सर का, क्योंकि उसने हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें अवेलेबल दी, क्योंकि खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वो खेल सके। अगर मैं इतना अच्छा प्लेयर हूँ, अगर मेरे को कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा खेलने के लिए, तो वो तो जाया हो जाएगा फाइटर, क्योंकि वो हमारे साथ अपना भरपूर वो कर रहे हैं, मगर स्पॉन्सर का एक तो जाए तो इस बार जो हमारे साथ हेल्प की है वो है गोल्ड प्योर मिल्क वाले, जो हमारी टिकट्स और जितना उनसे हो सका उसने हमारी हेल्प की, हम उसका बहुत शुक्र। आपके स्पॉन्सर्स को हम खिराजे तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और बाकी स्पॉन्सर्स या कॉर्पोरेट कंपनी से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे एथलीट्स को सपोर्ट करें जो कि इंटरनेशनली नाम रोशन करें। इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे थे आप आसिम, बिल्कुल आखिर में हमें बता दें। और इस फाइट से पहले या बाद में बात होती है फाइटर्स की, आप फिर कहते हैं कि यार तूने बड़ा ही जोर से मारा मुझे, ऐसे होता है? ये रिंग में जो होता है वो फिर फाइट होती है। अच्छा ठीक है। हमारा एक आखिरी सिलसिला होता है, हम चाहते हैं कि आपका जो सिग्नेचर स्टाइल होता है पंच का, जो आप फतह के वक्त दिखाते हैं, आप दोनों प्लेयर्स अगर हमें अपना सिग्नेचर स्टाइल अपने पंच का दिखा पाए हमारे देखने वालों के लिए, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। मेरा स्टाइल जो है वो ये। और शाहजेब आपका? शाहजेब मेरा भी दोनों है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैपलिंग भी करता हूँ, लेकिन जो मेरा पंच है वो भी राइट। Okay, unfortunately your video is stuck शाहजेब, लेकिन थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप आए, और क्या ज़बरदस्त टाइटल आपने जीता है। आई एम श्योर कि आप गोल्ड से और किसी भी बड़ी चैंपियनशिप से दूर नहीं है। जो जज्बा और डिटर्मिनेशन आपके लहजे में हमें नजर आ रही है। MMA फाइटर्स आसिम खान एंड शाहजेब खान हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा हिस्ट्री में इन्होंने मेडल जीता। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम। जल्दी वेलकम हो गया। आपको खुशामदीद कहेंगे, अभी सेटल होने में टाइम लगा था जनाब। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट फैशन ऑफ फन, जिसमें निम्रा नासिर आज हमें राजस्थानी म्यूजिक सुनवा रही है। देखते हैं आज का सेगमेंट फैशन ऑफ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ हम सुनेंगे राजस्थानी फोक म्यूजिक। आई एम श्योर मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ और आपको भी बहुत मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। मेरे साथ मौजूद हैं सुमेरा अली, जिनकी अभी हमने बहुत ही खूबसूरत सी परफॉर्मेंस देखी है, तो चलिए इनसे कुछ बातें भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी है और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि मैं तो उसमें खोस ही गई थी। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मेरी परफॉर्मेंस देखी और मेरी इतनी तारीफ की। राजस्थानी जो फोक है इसमें एज कम्पेयर टू आदमी औरतें थोड़ी कम हैं, तो आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? मैंने स्टार्ट में पहले मैं बचपन में मैंने स्टार्ट किया था, और मैं सिंधी गाती हूँ, सिंधी फोक गाती हूँ और सूफ़ी भी गाती हूँ। और कल्चर के हवाले से मैं अभी लाहौर में हूँ, आपके सामने हूँ। सो मैं अभी मेरी यहाँ परफॉर्मेंस थी आपके सामने, आपने देखी। सो ऐसा नहीं है, लड़कियां कम नहीं है, बहुत सारी हैं, और जिसको शौक होता है वो तो आ जाता है। फिर मैं कल्चर में छोटी थी जब आई थी, अब नेक्स्ट टाइम अब आई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने सीखा कहाँ से? आपको किसी ने सिखाया है ये? मैंने सीखा, मेरे अब्बू हैं जो मुझे सिखाते हैं, और शौकत फ़कीर उन्होंने भी मुझे सिखाया है, और बस शौक होता है, बचपन से था। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी परफॉर्मेंस देख के, बहुत मजा आया मुझे कि एक लड़की को मैं परफॉर्म करते हुए देख रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे साथ इतना बात कर रही हैं और हमें हमारी तारीफ कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपसे हंस परिंदा
उसे वो उसकी जिसकी शादी वो पूछ रही है कि हंसवारे क्या उबड़ डुबड़ बैठो। उबड़ डुबड़ की मानना है कि आप क्यों इतने उदास और से खोए खोने से हो। अभी मेरे साथ मौजूद है फ़कीर शौकत अली साहब, जिनके अभी हमने बहुत खूबसूरत सी परफॉर्मेंस देखी है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे कुछ बातें कर ली जाए। जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी है और आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी आवाज़ सुन के। तो आपने म्यूज़िक कब से स्टार्ट किया है? मैंने म्यूजिक 89 से किया है। 1989 से? 98 से जी। और अब तक मैं फोक गाता हूँ। सिंधी फोक है, मारवाड़ी फोक है और राजस्थानी। इस टाइम राजस्थान का जो भी फोक है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक थर से है और मैं राजस्थान और सिंध जो हमारी ये थर उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो पगड़ी मेरी आप देख रहे हैं ये राजस्थान और थर के अंदर पहनी जाती है। और उसके अलावा ये जो अजरक है ये हमारी सिंध की सकाफत है और ये डुगरी हमें जो पहनी हुई है ये खास थर की 200 साल पुरानी रवायत है। और ये जो आप मेरे हाथ में साज देख रही हैं ये इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है खड़ताल। खड़ताल? खड़ताल। तो ये क्या करता है, किस तरह से करता है? ये मोहनजोदड़ो आपने तहजीब सुनी होगी सिंध की, तो ये उस दौर से ये बजती आ रही है, मगर इसको जो बजाने वाले जब पार्टीशन हो गया था तो उसको बजाने वाले हिंदुस्तान में रह गए। बेसिक ये सिंध का और हमारे पाकिस्तान का साज है, तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल के साथ इसको सीखा है और इस टाइम पाकिस्तान में इसे सिर्फ मैं प्ले करके और गाता हूँ। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि सिंधी फोक क्या होता है? सिंधी फोक जो हमारा एक तहजीब होती है, उस तहजीब के जो उसके किरदार पे जब हम चलते हैं तो उसको गाने की तरीके से ले आते हैं और उसमें वही पोइट्री होती है जो हमारी रवायत है। जैसे मोर थो टिल्ले राणा, मोर थो टिल्ले राणा, ईंदा मारूडा, अले मुजा मारूडा। और ऐसे इनकी यादें भी हमारे दिलों में जिंदा रहती हैं। किन किन ममालिक में गए हैं? माशाल्लाह तुर्की गया हूँ मैं, अल्लाह आपको ने की दे, मिस्र गया हूँ मैं, दुबई गया हूँ, इंडिया गया हूँ। इंडिया की तो मेरी तकरीबन 25 वीजा हैं। और यहाँ जाके आपने अपना ये हम काम अपना वही करते हैं जो हमारा काम है। और इज्जत भी इसी में ही है, बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। आप यकीन मानो तो जब हम गाते हैं जो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, जिनको कल्चर की मीनिंग्स का पता है, ऐसे है वो हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, तो बातें तो बहुत हो गई, आप हमें अपनी जुबान में कुछ गा के सुनाएंगे? मैं बिल्कुल आपको मारवाड़ी में गाना गा के सुनाऊंगा। मोर सपैया मीठा बोले कोयल चोर मचावे, खड़ी नीम बत्ती नीचे, खड़ी नीम बत्ती नीचे हूँ तो एक कली जाते रहो बता दो माना खाली माली देख ली। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो आप राजस्थानी जुबान में हमारे व्यूअर्स को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मां जो नालो शौकत अली है, हूँ थाना अर्ज करा जिता ही थे गावण वाला हो मेहरबानी करे जेकॾहिं थे आप रे म्यूजिक ना, आप रे कल्चर ना जेकॾहिं वेस्टर्न म्यूजिक में या मॉडर्न म्यूजिक में ले आसो तो थारा जो आवण वाली नस्ल है वो तमाम बेहतरीन थारे कल्चर ना जिंदा रखस है और दुनिया सजीर बिना थाना एक वडो मकाम हासिल हो से। तो थे आप रे टाबरा ना मेहरबानी करे कल्चर ना प्रोमोट करनी वना कोशिश करो वना ऐजी तरबियत दो कि कल्चर ना प्रोमोट करो जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात हम अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन तनवीर अहमद से करवाएंगे, जिन्होंने नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के ज़रूरतमंद तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने का फैसला किया है। हर साल 200 तलबा स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। इस प्रोग्राम के तहत तनवीर अहमद साहब की तरफ से किया जाने वाले जो $9 मिलियन का अतिया है, किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा ये स्कॉलरशिप्स के हवाले से इकदाम है। तनवीर अहमद साहब ने इस मौके पे कहा भी है और उनको एक्सपेक्टेशन भी है कि जो स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा हैं वो IT हो और दीगर जदीद शोबों में अपना नाम भी पैदा करेंगे। मगर एक चीज जिस पे आज हम जरूर बात करेंगे वो है पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का सिलसिला बहुत ज्यादा जारी है। एक तरफ तो ये स्कॉलरशिप्स देना एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन दूसरी जानिब जो तलबा है या जो पढ़े लिखे नौजवान
नौजवान हैं, जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पाकिस्तान की बजाय दूसरे ममालिक का रुख करते हैं, और उनमें ज्यादातर अफराद जो है वो यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद रखते हैं। एग्जैक्टली एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक तो तकरीबन 1 मिलियन के करीब नौजवान रिसेंट पास्ट के अंदर मुल्क छोड़ चुके हैं, और मजीद इतने ही हैं बल्कि उससे कई ज्यादा जो जाना चाहते हैं। हुकूमत को क्या करना चाहिए, फैक्टर्स क्या हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज इस हवाले से क्या रोल प्ले कर सकते हैं, एंड जो मिसकंसेप्शंस हैं कुछ बाहर रोजगार को लेकर, इसके बारे में भी आई थिंक तनवीर साहब एक पर्टिनेंट शख्सियत हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। ही हैज़ टू बी इन आवर स्टूडियोज बाय द वे, लेकिन ट्रैफिक में स्ट्रक हो गए तो इसलिए हमें लाइव और वीडियो लिंक लेने हैं। तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने ज्वाइन किया। एक तो उम्मीद है कि आपका पाकिस्तान के अंदर होना आप इंजॉय करें इस विजिट को, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत का मौसम अच्छा नहीं है। जो दूसरा नुक्ता है, इसमें मैं सबसे पहले आने के बजाय आपकी जो एक एफर्ट है एंडोमेंट फंड के जरिए, जो आपने इतनी बड़ी खतीर रकम दी है पाकिस्तानी तलबा को, ये क्या एतमाद है जी करना चाहते हैं, और ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया, दो वी हैव अदर मिलियंस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज आउट देयर? जी अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मौसम तो ठीक है, लेकिन जो फाक की वजह से जो फंस गए हैं, बस रात का जो हाल हो रहा है। खैर एनीवे, देखिए ये जो एक किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए ना एक एजुकेशन जो सिस्टम है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2.5-3 साल पहले ना मेरे वालिद साहब ने और मैंने ना एक इनिशिएटिव लिया था अपने गांव से, जो हमारी लड़कियों का स्कूल है, कि उसको किसी तरीके से हायर सेकेंडरी के लिए किया जाए। तो काफी उसमें हर्डल्स आई। 12 तकरीबन 1.5 साल के बाद हमें जब अप्रूवल मिली और हमने वो बिल्डिंग तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिलीवर्ड इट दिस ईयर। अब जब वो हमने डिलीवर की तो इसके फिर मुझे ना एक चीज मेरे सामने आई कि जो चीफ साहब ने SIFC के जरिए जो एक नया इनिशिएटिव लिया एजुकेशन को लेके, तो मैंने वो सारी जो यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान में उनको सारा स्टडी किया, सर्वे किया। तो नस्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें मुझे ना हर चीज एक मेरिट के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लगी। हालांकि दूसरी यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन जो एक मेरिट होता है कि जो एक अनप्रिविलेज्ड बच्चे जो आते हैं, जो गांव वगैरह से, जिनके पास कोई इतनी फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, वो आगे बढ़ सके, तो वो एक सिस्टम मुझे नस्ट में नजर आया। तो जब मेरी मुलाकात जावेद बुखारी साहब है डायरेक्टर नस्ट के, उनके साथ हुई, तो उन्होंने ना मुझे पूरी एश्योरेंस दी, पूरा कोऑपरेशन का ताउन किया। तो यकीन करें कि मेरी पहली मीटिंग में ही मैंने उनको अपनी गो हेड दे के ना शुरू कर दिया। तो तकरीबन 3.5 महीने के अंदर अंदर रिकॉर्ड टाइम है, जो कि नामुमकिन है पाकिस्तान में, हमने हर चीज प्लान करके ना हर चीज डिलीवर कर दी। अब देखें, जो आपका क्वेश्चन है कि जी पाकिस्तान में मोरल क्यों खराब है या बाहर क्यों जाना चाहते हैं, हर चीज पाकिस्तान में हो सकती है, जो कि मैंने ये साबित भी की है कि 3.5 महीने में हमने 10 स्टोरी बिल्डिंग का प्लान बना के दे दिया है। तो हर चीज मुमकिन है, सिर्फ हमारी जो विल पावर है वो जरूर होनी चाहिए। तो इन चीजों को देखे हम दूसरे मुल्कों को क्रेडिट देते रहते हैं कि वहां पे सिस्टम है तो इसलिए उधर जाना चाहिए। सिस्टम पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन हमें अपने आप पे एतमाद नहीं है। हमें अपने आप पे जब एतमाद होगा तो इंशाल्लाह ये मुल्क भी तरक्की की तरफ गामजन जरूर होगा। वैसे आप जिस तरह से बात करें कि विल पावर का इशू है, और जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी, हम आप ही की बात करें, जिस तरह आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो कि हम यहाँ रहने वाले लोग के अंदर उतना मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं आती, बट आप जैसे लोग इस तरह यहाँ पर जो तलबा के ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जाहिर है इसका आउटकम आएगा। लेकिन जो आपने ब्रेन ड्रेन वाली बात की तनवीर अहमद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी, चाहे वो नर्स यूनिवर्सिटी हो, दीगर बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क अपॉर्चुनिटीज, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर वो बाहर के ममालिक का रुख करते हैं। इस जो प्रॉब्लम है या चैलेंज है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, काफी सारी जो इंटरनेशनल स्टडीज होती हैं ना, सबसे पहले तो हमें उनका सर्वे करना चाहिए और उनको पाकिस्तान में ला के ना तो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगा कि जब एक बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, वो जब बच्चा 8वीं 9वीं क्लास में होता है तो उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब वो बच्चा मैट्रिक कर लेता है तो उसका एक माइंडसेट बन चुका होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी होती है। अब 10% जो है ना, उसको हालात ने ना मोल्ड करके ना आगे लेके जाना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हालात है, वो जो 10% भी होता है वो बच्चे के अगेंस्ट ही जाता है। तो जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया था तो मैंने एक बहुत ज्यादा भी डिमांड भी एक्चुअली इसमें रखी थी, जो कि डायरेक्टर जावेद बुखारी साहब ने उसको एक्सेप्ट भी किया
और वो चीफ साहब से के पास भी गए और हमने एक और प्लान तैयार किया कि ये जो नस में अभी जो जिनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी वो तो 12वीं क्लास के बाद ही मिलेगी, बट एक चीज जो मेरी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि अगर बच्चे की एक ब्रेन डेवलपमेंट करनी है तो उसको 9वीं क्लास से पिक किया जाए। तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो प्लान हमारा ये होगा कि हम 9वीं क्लास के जो बच्चे होंगे उनको पिक करना शुरू करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल क्लासेस हुआ करेंगी जो कि नस के प्रोग्राम के अंडर ही होंगी। और उससे जो है ना, मेरे अगर फर्ज करें कि अगर 50 बच्चे भी हमने ना हर साल वहां से पिक कर लिए, तो ये सोचे कि वो 50 बच्चे जो 10वीं क्लास के बाद आगे बढ़ नहीं सकते उनको हम आगे मौका देंगे। तो ये एक बड़ा एक अच्छा जो है ना एक विजन है जो जिसको लेके हम चल रहे हैं, और मेरी कोशिश तो यही है कि इसको आगे से आगे और बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है ना कि जो हमारा मोरल है कि जी हमने बाहर ही जाना है, उसको चेंज करने में ना ये स्टेप हमें बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक कह रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं की उम्मीद की किरण तो नजर आए। वैसे नस जैसे जो इदारे हैं वो बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं और भी पाकिस्तान में की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओवरऑल हमारे पास सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, जो दीगर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको कैसे माइल किया जा सकता है? आई मीन इंडिविजुअली डेफिनेटली आपकी बड़ी अच्छी एफर्ट है। ऑल व्हाट काउंट्स इज नीयत कि आप किस नीयत से आ रहे हैं, फिर ओबियसली आप अपने वसाइल भी टाइम भी लगा रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर मजीद ओवरसीज पाकिस्तानीज अपनी कैपेसिटी के अंदर आगे आए तो इसमें मजीद बेहतरी भी आ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आप इन ग्राउंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि बाकी लोग भी मोटिवेशन लें और आगे आए इस फील्ड के अंदर, खासतौर पर एजुकेशन को लेकर? देखिए, जो इनिशिएटिव चीफ साहब का है SIFC को लेके, उसमें एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, IT है, इसके अलावा मिनरल्स भी है, एनर्जी सेक्टर में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी ना किसी को तो स्टेप लेना है। अब जिस तरीके से मैंने स्टेप लिया है इसको लेके काफी सारा जो हमारी कम्युनिटी में है उनका मोरल बुलंद हुआ है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमारा एक दोस्त यहाँ ह्यूस्टन में डॉक्टर कदीर साहब, वो भी काफी एक्साइटेड है। नस में हमने एक और प्लान तैयार किया जिसमें 600 तलबा का गर्ल्स हॉस्टल जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी हम कमिटमेंट उनको इंशाल्लाह अगले हफ्ते डेढ़ तक दे देंगे। वो भी बना के देंगे। तो देखिए, छोटी छोटी जो है ना ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। इसकी कास्ट जो है गर्ल्स कॉलेज की तकरीबन 3 से $3.5 मिलियन की होगी। अच्छा, तो एक आदमी ने अगर इनिशिएटिव लिया, दूसरे उससे मोटिवेट होके आगे बढ़ ही रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो हमने करनी है वो ये है कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन हो, और अच्छे से जैसे ही इलेक्शन निपटते हैं तो मिलजुल के हमने ना एक प्रमोट। और मेरा यहाँ पे तजवीज़ ये भी है क्योंकि नस जैसे इदारे उनकी फंडिंग्स के मौसर इंतजामात मौजूद हैं, वी नो दैट, उनका एक अच्छा मैकेनिज्म है। तो दीगर ऐसे इदारे जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उनकी तरफ भी अगर ज़्यादा तवज्जो हो तो वो ज़्यादा वहाँ पे भी ये इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सकती है, और इंडीड नस के अंदर तो है ही। दूसरा, आपने चूँकि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जिक्र किया, एग्रीकल्चर का भी आपने जिक्र किया, मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछना चाहता हूँ। जो पाकिस्तानी बाहर जा ही रहे हैं, अक्सर हमारे लड़के या इवन लड़कियां महज बाहर जाना चाहते हैं, दे डोंट नो कि वहां पे करना क्या है। उनके लिए कोई मैकेनिज्म हो सकता है कि कम से कम हमारा जो हमारा अगर कोई ब्रेन बाहर जा भी रहा है तो पाकिस्तान के लिए वापस कुछ अच्छा एक कर सके, ह्यूमन कैपिटल बेहतर यूटिलाइज हो सके, ऐसा कुछ हो सकता है मैकेनिज्म? जी सर, दो चीजें जो है ना, मैंने एक्चुअली कल कुछ ऑफिशियल से बात हुई थी इस्लामाबाद में। तो हम उस चीज को ह्यूमन जो रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करने के लिए 2 इनिशिएटिव इंशाल्लाह सामने लेके आ रहे हैं। उसमें यह है कि हमें सबसे बड़ी जो चीज चाहिए जो यूथ की स्किल डेवलपमेंट है। तो अगर देखा जाए तो 2004 में जनरल मुशर्रफ साहब ने एक यूथ डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ सालों के बाद वो बंद हो गया। अब उस चीज पे मैंने जो है ना ऑफिशियल्स की ना तवज्जो दिलाई है, और कोशिश जारी है कि इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर हम उसको दोबारा शुरू करेंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि जो हमारी लेबर फोर्स फॉर एग्जाम्पल सऊदीया जा रही है या UAE जा रही है ना, तो उसमें काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा कोशिश यही है कि हम जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री से जो नर्सेज हैं उनको भी हम बाहर भेजें, क्योंकि जापान है या मलेशिया, इंडोनेशिया, इसमें बहुत ज्यादा डिमांड है। तकरीबन अगर जो मैंने सर्वे किया है उसमें अगर हम अगले 5 सालों में ना 1 मिलियन भी नर्सेज बाहर भेजें तो उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज शुरू करने की जरूरत है जो कि इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो शुरू हो।
जबरदस्त जबरदस्त। दूसरी जानिब तनवीर साहब, आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया। सिंस यू हैव द बैकग्राउंड, आपको आइडिया है कि एग्रीकल्चर में पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा ये वाला सेक्टर जो है सफ़र भी कर रहा है कहीं ना कहीं। इसको लेकर आपके प्लान क्या है? इसको आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है? कोई ऐसी चीज़ जो आपने फ्यूचर में प्लान की हो एग्रीकल्चर को लेके? देखिए, वो जो है ना, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि ये जो SIFC का एक हिस्सा है एग्रीकल्चर को लेके, तो उसमें मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं किया, लेकिन कुछ जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, उसमें हमें जो हमारी जो सीड्स है वो हमें हाइब्रिड लेके आने चाहिए ताकि हमारी जो यील्ड है वो ज़्यादा बढ़ सके। अभी अनफॉर्चुनेटली दो चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में वो हो रही हैं जिनको हमें चेंज करना है। एक देखे, जब भी कोई गंदम की या चावल की फसल खत्म होती है तो उस चीज को खत्म करने के लिए ना हम जमीन में आग लगा देते हैं। तो उससे देखे, एक तो पोल्यूशन भी बढ़ती है, स्पेशली अगर आप लाहौर में देखें तो स्मोक हो जाता है, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो दे कि टाइम चूंकि कम है तनवीर साहब, एक ओवरसीज पाकिस्तानीज या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर लोग आते हैं, वो रेड टेपिज्म का बड़ा सामना होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। कहीं रिश्वत देनी होती है, फाइलें मूव नहीं होती, वो बेचारे दिल से काम करना चाहते हैं, उनके अपने काम फंस जाते हैं। आपने कुछ ऐसा सामना किया? ये आपने जिस काउंसिल का जिक्र किया और आर्मी चीफ का भी जिक्र किया, इसके बनाने का मकसद ये है कि उन पाकिस्तानियों को या इन्वेस्टर्स को मुश्किलात ना हो, या जो डोनेशंस डोनर्स हैं उनको। आपने इस चीज को कैसे देखा? कोई फर्क पड़ रहा है या पड़ना चाहिए? इस पे जरा लास्ट कमेंट दे दें हमें आप। सर, वो देखे, ये चीजें रेड टेप तो लाजमी हर मुल्क में है, चाहे वो अमेरिका है चाहे यहाँ पे है, लेकिन कुछ रूल्स है, अगर आप उनको फॉलो करें। मेरे लिए ये हुआ कि मैं कहते हैं कि जी यू हैव टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो वो चीफ साहब का ये इनिशिएटिव था, तो मेरे लिए ना वो एक राइट टाइम एंड राइट प्लेस हो गई और मुझे कोई हर्डल्स नहीं आए। दूसरा ये है कि अगर आप इस मुल्क में आके कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी अपनी ड्यू डिलिजेंस भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पैसा लेके आ जाएं और बोले जी मेरा जो काम होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में ना एक नजरिया यही है कि पैसे वालों के तो सारे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको कम से कम अपनी ड्यू डिलिजेंस हो, आके करें तो इंशाल्लाह कोई हर्डल्स नहीं है। अगर कोई हर्डल्स होती हैं तो मैं कहता हूँ कि आप मुझसे राब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह जो मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूँगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तनवीर अहमद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप अपना सफर मुकम्मल कीजिए और हिफाजत से कीजिए। फोक कम हो जाए तो जरूर आप लाहौर आइए और हैव अ सेफ जर्नी। हमारे साथ तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। पाकिस्तान के कई स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अतिया किए हैं, उनके स्कॉलरशिप के लिए मजीद भी इरादा रखते हैं और एक अच्छी मिसाल कायम करें ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि वो भी अपना किरदार अपने तौर पर अदा करें और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को मदद करें उसकी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9th एडिशन की ड्राफ्टिंग की तकरीब आज हो रही है। ऑल आइज ऑन ड्राफ्टिंग पेजेस के क्या हो रहा है, कौन किस टीम में जा रहा है, कौन सी टीम। इससे पहले कुछ रिटेंशन सामने आई थी, कुछ लोग हैरान हुए थे, कुछ परेशान भी हुए थे। खैर जनाब, 22 ममालिक के 485 गैर मुल्की खिलाड़ी इसका हिस्सा हैं। प्लैटिनम कैटेगरी है, 46 इसके अलावा डायमंड कैटेगरी में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है। और देखना यह कि PSL 9 के लिए सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो इंग्लैंड के हैं, उनमें से या फिर वेस्ट इंडीज के 58 और श्रीलंका के 40, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के 30 खिलाड़ियों में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सामने आता है। वैसे बांग्लादेश के भी 21 खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के 18 हैं, ऑस्ट्रेलिया के 16 हैं, जिम्बाब्वे के 11 हैं और आयरलैंड के 9 खिलाड़ी भी इस रजिस्ट्रेशन में शामिल हैं। PSL 9 के लिए प्लैटिनम कैटेगरी के खिलाड़ियों में फखर समान समेत कई खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें आंद्रे फ्लेचर हैं, एंड्रयू मैथ्यूज हैं, इसके अलावा एस्टन बेंडक्ट हैं और राजा पक्सा हैं, कार्लोस हैं, ब्रैथवेट हैं, डेविड मिली हैं, डेविड मिलान हैं, दासिन शनाका हैं। ये प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल हैं। क्या इन प्लेयर्स में से कोई खिलाड़ी पिक होता है? फखर समान बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं, लेकिन उनकी जो होम टीम है उन्होंने उनको रिलीज किया है। सो फखर एक मैच विनिंग प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन किसकी जानिब जाते हैं क्वेश्चन ये डिपेंड करते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 के हवाले से हम आपको बता दें, पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह हासिल की आखिरी ग्रुप मैच में। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि अफगानिस्तान को बासानी हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस मैच के हवाले से अंडर 19 टीम की जो अच्छी परफॉर्मेंस है, इन्होंने कंसेक्यूटिव ये तीसरा मैच जीता है, इस पे भी हम बात करें। इसके लिए सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अवैस, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अवैस आप तैयार हैं ड्राफ्ट के लिए, पीएसएल के लिए, जिन प्लेयर्स का हम बता रहे हैं? और फ़खर जमान को लेके हम थोड़े हैरान भी थे क्योंकि एज इमरान सेट की इस बैक इन फॉर्म पर अनफॉर्चुनेटली उनकी जो टीम है उन्होंने उनको रिलीज किया, लेकिन अब वो कहाँ पे जाते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ड्राफ्ट को लेके आप बताएं जरा, पीएसएल के कितने एक्साइटेड हैं आप? देखिए एक्साइटमेंट तो आपको पता है, पीएसएल की 9वां एडिशन है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज्यादा होती है कि अगर एक एक्स्ट्रा टीम यहाँ पर ऐड ऑन हो जाती, क्योंकि फिर आपको पता है पूल ऑफ क्रिकेटर्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जितना बिजी स्केड्यूल क्रिकेट का है, जितनी लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग कराना मैं कहता हूँ एक बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 9वां एडिशन है। मुझे याद है कि जब पहला एडिशन खेला गया था, मैं भी उनमें से हूँ जिन्होंने कहा था कि पता नहीं आगे चलेगी नहीं चलेगी, पाकिस्तान में होती नहीं है, पाकिस्तान में कैसे आगे लेके चलेंगे, प्लान क्या है इसका। लेकिन कहते हैं चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन आज 9वां एडिशन है, पूल ऑफ क्रिकेटर्स बड़ा हो रहा है। जैसे फ़खर जमान की आपने बात की कि वो बड़े इस वक्त एक्साइटमेंट में हैं कि उनको कौन पिक करेगा, क्योंकि वो इस वक्त रिलीज कर दी गए लाहौर कलंदर से। नसीम शाह को देखें, उनकी एक हाइप बनी हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, पता लगता है कितने डायनामिक प्लेयर हैं। फिर पाकिस्तान सुपर लीग का कल वो जो किट आपको पता है जो एक अनवील करने का जो एक प्रोसेस है, वो पाकिस्तान सुपर लीग ने स्टार्ट किया था लीग्स के अंदर, कि वो एक प्रॉपर एक पूरा एक सेगमेंट सा बना दिया था उन लोगों ने, जिस तरीके से उसको मार्केटाइज किया जाता है। तो चीज़ है, लेकिन इमरान भाई तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं मुझे पता है, लेकिन ख्वाहिश है इस दफा मतलब आपकी जो लाहौर कलंदर वाला जो मामला उसको तोड़ा जाए, स्पिनिंग स्ट्रीक को इस दफा। अरे आप टीम तो देखें ना ऑन पेपर, कितनी स्ट्रांग टीम लग रही है हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड। यहाँ में निमाद एंड नसीम बहुत अच्छा एडिशन है, दोनों मैच विनर्स हैं अगर वो अच्छा करते हैं। और फिर ऊपर बैटिंग लाइनअप पूरा, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कॉम्पोजिशन पिछली 2 लीग्स की निस्बत बहुत अच्छी होगी, ये तो माने ना आप। देखिए इमरान भाई, एक चीज है कि अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो ऑब्वियसली थिंक टैंक बड़ा तगड़ा वहां पर बैठा हुआ है, जिस तरीके से वो प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन एक चैलेंजिंग पोजीशन इस वक्त मेरे लिए वो ये है, ऐसा क्रिकेट फैन, ऐसा क्रिकेटर कि अगर अब नसीम शाह की बात मैं करूं, ही इज अ बिग थिंग, ही इज अ वाइल्ड कार्ड। मैं कहता हूं एंट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सबकी नजरें उनके ऊपर होंगी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से उनको हैंडल करती है, क्योंकि वो आ रहे हैं रिहैब के बाद, वो आ रहे हैं इंजरी के बाद, फिर इसके बाद आपको पता है कि आपका वर्ल्ड कप भी है, आपकी इंग्लैंड T20 सीरीज भी है, तो आपको प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं चाहिए होती है वापस अपना फॉर्म में आने के लिए, प्रैक्टिस आपको जरूरी है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो इस जैसे बॉलर को फिर आप बड़ा केयरफुली यूज करते हो लीग के अंदर कि यार कहीं खास था वापस ना उसको। आपको शादाब खान पे भरोसा नहीं है इस बात के लिए? शादाब पे तो भरोसा है। मैं देखें ये बड़ा केमिस्ट्री एक बड़ी क्लासिकल होगी, आपको पता है कि शादाब खान और इमाद वसीम ही की टीम में मौजूद है। चलिए जल्दी से हम जरा ड्राफ्टिंग की तरफ आते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी आपकी, आज किस प्लेयर को जाता देख रहे हैं? और खास तौर पे पिछली दफा और हर इनफेक्ट एडिशन की जो टीम कराची किंग्स है, जिसको बड़ा स्ट्रांगली एक फतह चाहिए, इसी तरह क्वेटा भी पिछली दफा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था, लेकिन सरफराज फॉर लाइफ टाइम उनके साथ हैं। तो आप इन 2 टीम्स का बिलखुसूस और बाकी टीम्स बिलउमूम कौन सी पिक ज्यादा इंप्रेसिव हो सकती है? क्या कुछ सरप्राइज भी हो सकता है हमारे लिए? सरप्राइज पैकेजेस तो ऑब्वियसली थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कितने सरप्राइज पैकेजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली डिस्क्लोज नहीं कर सकते इसको टीवी पे, लेकिन एक चीज है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो ज्यादातर आपको पता है, अगर ट्विटर पे भी देखें तो ज्यादा हीटेड अप अहमद शहजाद वाला मामला है, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्म कर पाए हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि अगर मैं पिक्स की बात करूं तो क्वेटा वाहिद टीम है जो कि उनको पिक कर सकती है, जो मुझे शायद लग रहा है कि ज्यादातर टीम्स उसके अलावा शायद उनको ना पिक करने जाएंगे, क्योंकि उनके पास ओपनर स्लॉट मौजूद है। तो क्वेटा जो सी है वो पिक कर सकती है यहाँ पर। फखर जमान की अगर मैं बात करूं तो मैं एक्साइटेड होऊंगा कि अगर फखर को अगर पेशावर तो नहीं, क्वेटा कम अज कम अगर पिक कर लेती है तो वो बड़ा एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। लेकिन एक अच्छी चीज जो मुझे लगी इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो एडिशन वॉटसन की है एज अ हेड कोच, वो बड़ा काउंट करेगा। आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड, और जिस तरीके से वो एक फ्लाई बाउंसी लेके आते हैं, और खास करके जब ऑस्ट्रेलियन एक ऐसा डायनामिक क्रिकेटर आपके अपना डग आउट के अंदर मौजूद हो तो वो डिफरेंट एक माहौल पैदा करता है टीम का। तो देखने वाली बात है वो किस तरीके से इस दफा उसको लीड करते हैं। कराची किंग्स हमेशा तो बात होती है कि कराची धाड़ेगा, लेकिन आई डोंट नो कब धाड़ेगा, फंसी हुई है, कब धाड़ेगा, हम भी यही सोचते हैं धाड़ेगा तो नोट होता है जब भी कराची ने किसी प्लेयर को रिलीज किया वो दूसरी टीम में जाकर उनको फेंटा लगाता है। हाँ वाकई वैसे ये वैसे ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा अवैस, ये तो पीएसएल ड्राफ्ट की बात होगी जो कि आज होगा, इसके बाद फिर हमारी कल बेहतर तौर पे ज्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन हो सकती है इसको लेके। जरा अंडर 19 पे आते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, बैक टू बैक विन उनकी बड़ी अच्छी है, अफगानिस्तान को भी हराया, रवायती हरीफ इंडिया को हराया। तो अब आप फॉर्म में देख रहे हैं अंडर 19 टीम को, और इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं उनकी?
देखिए अरमला बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से पाकिस्तान अंडर 19 एक गेयरअप हुई भी है यहाँ पर। मुझे याद है कि लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते थे पाकिस्तान जूनियर लीग को कि जी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, तो क्या करोगे। तो वो प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है, पीजीएल की है सारी प्रोडक्ट। अगर आप पूरी टीम से कंपेयर करके देखें तो पीजीएल के लड़के खेल रहे हैं। खास करके जिशान जो टॉल फास्ट बॉलर हैं, 6 पॉइंट उनका हाइट है, उनका बहुत ज्यादा आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में उनका पूरी दुनिया के अंदर वो बड़ा एक शोकेस लगा हुआ है कि अंडर 17 साल की उम्र में 145 क्लिक को टच कर रहे हैं। तो आगे वो ग्रास अपना जैसे वो करते हैं तो उनको ऑब्वियसली क्रिकेट और बेहतर होती जाएगी। प्रोस्पेक्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, देखें परफॉर्मेंस अपनी जगह, जो मेरे लिए शायद आप दोनों भी इस चीज से एग्री करेंगे, जो अंडर 19 और जो पाकिस्तान टीम है उसके जो बीच में गैप है वो कौन फिल करेगा। हमारे लड़के इतने तगड़े होते हैं अंडर 19 के अंदर। मैं नसीम शाह का इंटरव्यू सुन रहा था जब वो लड़कों को अपना अप्रिशिएट कर रहे थे अंडर 19 फास्ट बॉलर्स को। कह रहे थे कि जब मैं अंडर 19 खेल रहा था तो मुझसे भी तगड़े लड़के थे, मैं कहता था ये पाकिस्तान खेल जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, चाहे फिटनेस लेवल की वजह से गुम हो जाते हैं या दूसरे मामला आते हैं, बेचारे ऊपर नहीं आ सकते। तो जो गैप है उसको फिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार ये बात करते हैं ना कि यार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलो, 4 डे खेलो, इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई पाकिस्तान शाहीन या पाकिस्तान ए कितना इंपॉर्टेंट है शायद लोगों को समझ में ही नहीं आती। वहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एक प्लेयर के अंडर 19 के बाद। उस गैप को फिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लड़के तगड़े हैं, फ्यूचर है आपका। अगर फास्ट बॉलर की बात करूं, उस पर बार बार लोग बात कर रहे हैं उसके एक्शन पे कि थोड़ा बहुत मुझे पता है इंजरी प्रोन एक्शन होता है, लेकिन ये राइट टाइम होता है कि आप उनको एनसीए में लेके आए, उनको ट्रेन करें, पाकिस्तान टीम के लिए ट्रेन करें, उनको लॉन्गर फॉर्मेट के लिए करें, तब प्लेयर बनता है। गैप फिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। ओके सरे, तो दूसरी जानिब थोड़ा पर्थ भी चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मौसम की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा के अंदर मायूस हुए थे, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी हैड। आई मीन हमारे डायरेक्टर ने कहा था कि ही वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस। तो पाकिस्तान कल अपने टेस्ट का भी बाकायदा आगाज कर रहा है। साजिद भी पहुंच चुके हैं अबरार को रिप्लेस करने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं पहले मैच को? एक चीज तो इमरान में मुझे अच्छी लगी कि कम से कम कोई तो पाकिस्तानी जो प्लेयर है खास करके ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे आंखों में आंखें डाल के तो बात कर रहे हैं ना कि भाईजान किस तरह की विकेट आपने बनाई थी, टोटली डिसअपॉइंटेड थी। हकीकत बात है, मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया में देखा नहीं कि वो आपको बड़ी हल्की विकेट के ऊपर प्रैक्टिस मैचेस भी खिलाए जाएं। वो अच्छी साइड थी जो खेल रही थी। आपको पता है उनके जो 2 ओपनर्स हैं वो लड़के हैं जो डेविड वार्नर को रिप्लेस करने बैठे हुए हैं कि जब वो रिटायर होंगे तो ऑब्वियसली वो टीम के अंदर इंक्लूड होंगे। अब पर्थ की विकेट अगर बात करें तो ये वो स्टेडियम में मैच नहीं हो रहा जो कि वन ऑफ द बेस्ट दुनिया के 23 विकेट्स में जानी जाती थी। ये नया बिल्ड स्टेडियम है। क्यूरेटर का बयान ये था कि इट विल हेल्प द फास्ट बॉलर्स एंड बैट्समैन बोथ, लेकिन अगर उसकी विकेट की जो पिक्चर आ रही है तो दैट मींस इट हैज बाउंस एंड पेस इन इट। और कोकोबुर आपको पता है हमेशा तंग करता है पाकिस्तानी और जो भी एशियन साइड वहां पर खेले उसको तंग करती है बाउंसी ट्रैक जोन से। लेकिन हमेशा जो अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी आपने टीम को देखा हो खेलते हुए एक माइंडसेट से अगर आप खेलो एग्रेसिव, तो वो आपको वो प्रॉपर तरीके से फिर आप एग्रेसिव रहते हो उनके खिलाफ। अगर आप यहाँ पर शैलो में जाने की कोशिश करो तो ऑस्ट्रेलिया इतनी तगड़ी साइड है कि वो आपको टफ टाइम देगी। मेंटली आपके साथ वो खेलेंगे तो आपके प्लेयर्स को कम से कम जो आपके ओपनर्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि रन बॉल पाना चाहेगा। स्पेशली इमामुल हक, मुझे पता है इस वक्त आपकी हंसी भी निकल रही होगी इमाम का नाम सुन के, लेकिन इमामुल हक को जो है ना स्पेशली उनको जरा परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ही इज अ गाय। मैं खुद भी चाहता हूँ कि फॉर्म में है, क्योंकि अगर वो खुदा ना खास्ता जल्दी आउट होते हैं, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद पे प्रेशर आएगा। शान अच्छी निक में नजर आए हैं जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, 200 स्कोर भी किया, लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ ये 3 टेस्ट मैच सीरीज हैं, खुदा का वास्ता 1 टेस्ट मैच है, 1 इनिंग्स पे उनका हनीमून टूर है तो उन्हें डेफिनेटली अच्छा खेलना चाहिए, यादगार हो जाएगा ना हनीमून ट्रिप पे। किसी को हनीमून ट्रिप तो अपनी जगह, लेकिन किसी को आप बकरा ना बना दें, कप्तान बेचारे को पकड़ के टाइम थोड़ा सा दें। 3 टेस्ट मैच सीरीज आसान नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज ध्यान में रखनी है जो हमारा ये हमेशा मुश्किलात हमारी रही है कि तीसरी चौथी इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान फॉल्टर कर जाती है, प्रेशर एकदम लेने लग पड़ते हैं। आपने 5 दिन खेलना है, आपने 2 दिन नहीं खेलना, आपने तगड़ा खेलना है, मुश्किल है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप शो अभी जारी है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी से, तो हमने सोचा कि आपको जाते जाते सुबह एक्सरसाइज कराई जाए, उसके लिए खुशी हमारे साथ है। जी खुशी। थैंक यू अमिला, थैंक यू इमरान। सो आज मैं आप लोगों को बैक की एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। आज बैक डे है। इसमें हम पहले डायनामिक स्ट्रेचेस करेंगे जिसमें हमें मूवमेंट ज़्यादा करनी है, लाइक जंपिंग जैक्स, हाई नीज, बट किक्स, एनी जंप्स जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाए। फर्स्ट हमें पेयर ऑफ डंबल चाहिए। वी कैन डू डेडलिफ्ट। उसमें हम फर्स्ट डेडलिफ्ट्स करेंगे। फीट वुड बी हिप विड्थ अपार्ट, ठीक है, एंड वी कैन स्टार्ट विद पोस्टीरियर टिल्ट, स्टमक एंड हिप्स टाइट, एंड वी स्टार्ट हिंजिंग आवर हिप्स as we reach our knees, we descend our hips.
Just totally focus on your back. Make sure your back is neutral. Breathe in. And when you come back, you hyperextend your hips, stomach in and breathe. So second exercise would be finger thumb rows. So we're going to go in lunge position, chest upright, lumbar curve, lean forward, keeping your chest upright, punch down, and when you pull, make sure you breathe out, make sure your elbow is not flaring out. Punch down, elbow right next to your rib cage, retract and pull. We're going to retract our shoulder, scapula and pull. Then we're going to switch to other side. Same, punch down, stretch your leg, pull, retract, breathe out. And then next exercise, we need a pair of dumbbells again. Lean forward, feet hip width apart, hinge our hips, soft knees. We're going to stretch outwards. So we're going to pull the dumbbells away from each other, palms facing each other. Pull, bend your elbows, straight arms down, right below the chest, and breathe out when you pull away. So these are for your rear delts. Last exercise would be on the floor. So we need one dumbbell, or you can take a bigger dumbbell for this. So we're going to do pullovers. Straight arms, breathe in, pull it towards right above your chest. Breathe in, straight arm, make sure elbows are not bent, breathe out. So guys, these are the 4 exercises. You can do it at home. You just need a pair of dumbbells, 15 reps, 4 rounds. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह हमें एक्सरसाइज करा दी। खुशी हमारे साथ मौजूद थी और हम भी चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ मौजूद रहें। अगर मौजूद हैं तो उनको तकसीम करें, क्योंकि तकसीम करने से खुशियाँ और सुख बढ़ता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सा दिन गुजारिए। हमें कल 9 बजे तक के लिए मिस कीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। टिल देन।